नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब 21वीं सदी के लिए 21 सबक के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों को समझने जा रहे हैं। हरारी का कहना है कि कहानियां हमारी दुनिया को आकार देती हैं और आज हमारी सबसे बड़ी कहानी जो दशकों से हमारा मार्गदर्शन कर रही थी वो बिखर रही है। हरारी का मूल तर्क ये है कि इंसान, आप जानते हैं, वो तथ्यों या आंकड़ों से नहीं सोचता, वो कहानियों से सोचता है। यही कहानियां हैं जो हमें एक साथ लाती हैं, हमें एक मकसद देती हैं और हमारी पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रखती हैं। ये कहानियां ही हमारी दुनिया बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। और आज हमारी सबसे अहम कहानी टूटने की कगार पर है। तो हम इस बड़े संकट को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम अतीत की उन कहानियों से शुरू करेंगे जिन्होंने दुनिया पर राज किया, फिर देखेंगे कि आज की कहानी आखिर क्यों बिखर रही है, और अंत में भविष्य के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में रहना कैसा होता है जहां हमारी सबसे बड़ी कहानी जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती थी अब काम नहीं कर रही है। इसी को हरारी बिना कहानी की दुनिया कहते हैं। देखिए, 1930 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया को चलाने वाले लोगों के पास कोई भरोसेमंद कहानी नहीं बची है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हम कहां से आए हैं और किधर जा रहे हैं। एक तरह का दिशाभ्रम और गहरा सदमा है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम आज इस मोड़ पर कैसे आ गए, हमें थोड़ा पीछे 20वीं सदी में लौटना होगा। उस दौर में 3 बड़ी कहानियों ने दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया था और उस लड़ाई ने ही हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, दुनिया के सामने 3 बड़ी कहानियां थीं: फासीवाद, साम्यवाद और उदारवाद। फासीवाद ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा, साम्यवाद ने वर्ग संघर्ष को, और उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को। इन तीनों का मानवता के भविष्य के लिए नजरिया बिल्कुल अलग था। दूसरे विश्व युद्ध ने फासीवाद को खत्म कर दिया। उसके बाद शीत युद्ध में साम्यवाद और उदारवाद के बीच दशकों तक एक जंग सी चली, और फिर सोवियत संघ के पतन के साथ सिर्फ उदारवादी कहानी ही विजेता बनकर उभरी। ऐसा लगने लगा था जैसे इतिहास अपने अंत पर पहुंच गया है। इस जीती हुई कहानी ने दुनिया को एक सीधा सा रास्ता दिखाया। वैश्वीकरण अपनाओ, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को मानो, मुक्त बाजार को अपनाओ और फिर हर किसी के लिए शांति और खुशहाली आएगी। ये एक बहुत ही आकर्षक वादा था, है ना? और दशकों तक ये कहानी काफी सफल भी रही, लेकिन फिर इस पर से लोगों का भरोसा उठने लगा। इसकी शुरुआत दुनिया में हुई कुछ बड़ी घटनाओं से हुई, जिन्होंने इस कहानी की नींव को हिलाकर रख दिया। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगा 2008 में, जब वैश्विक वित्तीय संकट आया तो उसने इस भरोसे को तोड़ दिया कि मुक्त बाजार अपने आप सब कुछ ठीक कर सकता है। लोगों को समझ आया कि ये सिस्टम उतना भी भरोसेमंद नहीं है जितना बताया गया था। फिर आया ब्रेग्जिट। इसने ये दिखाया कि लोग अब वैश्वीकरण और सीमाओं के आर पार लोगों के आने जाने से खुश नहीं हैं। ये तो उदारवादी कहानी के एक और मूल स्तंभ यानी वैश्विक एकीकरण पर सीधा हमला था। और फिर उसी साल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से यह बिल्कुल साफ हो गया कि उदारवादी कहानी का गढ़ माने जाने वाले देशों में भी लोग अब इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब अमेरिका ही अमेरिका फर्स्ट कहने लगा तो वैश्विक सहयोग की कहानी का क्या मतलब रह गया? तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम नैरेटिव 0 पर पहुंच गए। जैसा कि हरारी कहते हैं, इसका मतलब है जब पुरानी भरोसेमंद कहानी खत्म हो जाए और कोई नई कहानी उसकी जगह ना ले पाए तो हम दिशाहीन और डरा हुआ महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें और किस पर विश्वास करें। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भरोसे का ये संकट ठीक उसी समय आया है जब हमारे सामने इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती आ खड़ी हुई है। और यह एक ऐसी चुनौती है जो उदारवाद की कहानी को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना सकती है। देखिए, हमारी सरकारें और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो औद्योगिक युग के हिसाब से बनी थीं, जहां भाप के इंजन, फैक्ट्री और गाड़ियां थीं। लेकिन आज हम सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं, और इन 2 दोहरी क्रांतियों से निपटने के लिए हमारे पुराने सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसे ऐसे समझिए, पिछली क्रांतियों में हमने बाहरी दुनिया को अपने हिसाब से ढालना सीखा, नदियों पर बांध बनाए, जंगलों को खेतों में बदला। लेकिन अब हम अपनी इस ताकत को अपने अंदर की दुनिया पर इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, यानी हमारे शरीर, हमारी भावनाएं और हमारे दिमाग पर। और ये एक नई और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी संभावना को भी दिखाता है।
अब हम सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद जीवन को ही बदल सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। तकनीक में हो रहे ये जो बड़े बदलाव हैं, ये आम लोगों के लिए एक नई और गहरी चिंता पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा डर जो शायद पहले कभी नहीं था। 20वीं सदी में आम इंसान का सबसे बड़ा डर था शोषण। मजदूरों को डर था कि अमीर उनका फायदा उठाएंगे। लेकिन आज का डर है अप्रासंगिकता। लोगों को डर है कि भविष्य की दुनिया में उनकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेकार हो जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि आज के जो लोक लुभावन आंदोलन हैं, वो सिर्फ पैसों या नौकरियों के बारे में नहीं है। ये इस गहरे डर के बारे में भी हैं कि कहीं हम इस बदलती दुनिया में अपनी जगह और अपना महत्व ही ना खो दें। ये एक तरह का वजूद का संकट है। ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर पुरानी कहानी खत्म हो गई है और तकनीक भविष्य को बदल रही है, तो अब आगे क्या होगा? हम किस कहानी पर विश्वास करेंगे? तो हम एक साथ दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ हमारी कहानी टूट रही है और दूसरी तरफ तकनीक दुनिया को इतनी तेजी से बदल रही है कि हम समझ नहीं पा रहे। और हमारे पास कोई ऐसा नक्शा भी नहीं है जो हमें इस तूफान में रास्ता दिखा सके। तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम एक ऐसी नई वैश्विक कहानी खोजें या बनाएं जो न सिर्फ हम इंसानों को एक साथ ला सके, बल्कि एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई और बड़ी सच्चाइयों का सामना भी कर सकें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानी चुनते हैं।